हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सहज आईएएस। सहज आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम रणधीर भारद्वाज है और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं बिहार का टारगेट बैच। ठीक है, आप लोग इससे पहले बिहार से रिलेटेड बहुत कुछ पढ़ लिया आप लोगों ने, जैसे बिहार का बजट, बिहार का इकोनॉमी सर्वे और फॉरेस्ट रिपोर्ट, सेंसस, बिहार की पॉलिटी, ठीक है, बिहार की मिनरल्स, ये सब कुछ आपने पढ़ लिया है। लगभग लगभग हमने पॉलिटी खत्म कर लिया है, इकोनॉमी खत्म कर लिया है। इकोनॉमी में बस एक चैप्टर और बच रहा है, वो है इंडस्ट्री। ठीक है, जिससे एक दो सवाल बन ही जाते हैं। ठीक है, तो पॉलिटी खत्म है, इकोनॉमी खत्म है। ठीक है, उसके बाद आज हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ठीक है, और ज्योग्राफी से आप लोगों ने देखा होगा, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि ज्योग्राफी से हर साल बिहार के ज्योग्राफी से 3 से 4 5 क्वेश्चन बन ही जाता है। और मुझे लगता है कि अगर 1-2 घंटे का लेक्चर देखने के बाद अगर आपका सवाल बन जाता है तो यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर आप लोग में से कुछ लोग यूपीएससी की तैयारी करते होंगे तो आप लोग को पता है कि 5 नंबर 7 नंबर के लिए लोग 800 1000 पेज का बुक पढ़ जाते हैं। उसके बाद भी यह कोई गारंटी नहीं होती कि आपका सवाल हो ही जाएगा उसमें। ठीक है, लेकिन जितना मुझे लगता है कि बिहार पीसीएस है, तो बिहार पीसीएस में बिहार के ज्योग्राफी से अगर 4-5 सवाल आ रहा है और वह 1-1.5 घंटे के लेक्चर में हो जाएगा, तो आपको इसे अच्छे से कर लेना चाहिए। और आप सभी जानते हैं कि अपने लेक्चर से बाहर सवाल बनने का मतलब है कि वह सवाल किसी से नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करता हूं कि लेक्चर में जो भी कंटेंट है वह सही हो, और जितना ज्यादा से ज्यादा कंटेंट हो उसको मैं समाहित करने की कोशिश करता हूँ। आपने पॉलिटी अगर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि 50-52 मिनट के लेक्चर में अगर आप पॉलिटी से सवाल करते हैं तो आपका सवाल नहीं छूटेगा, यह तो मेरी गारंटी है। ठीक है, और अगर मान लो कि एक सवाल अगर आपका छूट जाता है तो वह सवाल किसी से नहीं बनेगा, ये भी मेरी गारंटी है। ठीक है, आप आज वैसे ही ज्योग्राफी देखेंगे तो ज्योग्राफी में भी आप लोग अगर पहले से भी कहीं पढ़े होंगे तो आप लोग को यह चीज लगेगा कि ज्योग्राफी इससे ज्यादा करना शायद पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो आज हम लोग करते हैं स्टार्ट ज्योग्राफी। ठीक है, बिहार की ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी को हम पूरे ठीक ठाक तरीके से करेंगे। और बिहार के जो भी आगामी एग्जाम्स है उसमें अगर ज्योग्राफी से सवाल आता होगा तो अपना लेक्चर मोर देन सफिशियंट है। ठीक है, मेरा हमेशा से ये मानना है कि अगर मैं लेक्चर रिकॉर्ड करूं तो देखने वाले को ना इसके अलावा कोई बुक पढ़ने की जरूरत ना हो, कोई नोट्स पढ़ने की जरूरत ना हो, कुछ भी नहीं करने की जरूरत हो। अगर मान लो मैं बुक पढ़ रहा हूँ और मैं बुक पढ़ के नोट्स बना के आपके सामने ला रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि आपको दोबारा बुक नहीं पढ़ना चाहिए। और अगर आप बुक पढ़ने में ज़्यादा ही इंटरेस्टेड हैं तो आप, मुझे लगता है कि आपको खुद से बुक पढ़ के और नोट्स बना लेना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो आप लोग भरोसा रखिए, अपना जो टारगेट है 110 क्वेश्चन का, वह टारगेट हम लोग बहुत अच्छे तरीके से अचीव करेंगे। और आप लोग एग्जाम के कल होकर देखेंगे भी कि 110 क्वेश्चन क्या हमारा हो रहा था अपने लेक्चर से। अगर आपका सवाल 110 से 109 भी होता है तो इसमें गलती आपकी है, क्योंकि कंटेंट मैंने आपको दिया और आपने उसको सही से समाहित नहीं किया आपने। ठीक है, तो चलिए आज हम सीखेंगे प्रमुख गर्म जलकुंड। ठीक है, जलकुंड, तो देखो, गर्म जलकुंड ना 3 जगह पे है, राजगीर है, मुंगेर है और गया है। तो इनको याद रखना थोड़ा सा ज्यादा आसान है। कैसे बताऊं, देखो, एक तो गया है, तो गया में एक ही है अग्निकुंड, जिसका एवरेज टेम्परेचर 70 से 70 डिग्री सेल्सियस होता है। तो गया में है अग्निकुंड। तो अग्निकुंड पूछे कहाँ है, तो भाई गया में है। ठीक है, अब देखेंगे थोड़ा मुंगेर। मुंगेर में देखो, राम से रामेश्वर, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, ऋषि कुंड, अब देख रहे हो नाम किस टाइप का है, श्रृंगार कुंड, जन्म कुंड, पंचतर कुंड, भरारी कुंड और भीम बांध। भीम बांध तो आप सभी को पता है कि मुंगेर में। तो भीम बांध, भरारी कुंड, रामेश्वर कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, ये जितने ऋषि कुंड, जन्म कुंड, पंचतर कुंड, ये श्रृंगार कुंड, ये सब मुंगेर में है। ठीक है, ये सब गर्म जल कुंड है। और गया में कौन सा है, अग्नि कुंड। ठीक है,
राजगीर में है ब्रह्म कुंड, सूर्य कुंड, मखदुम कुंड, गोमुख कुंड, नानक कुंड और सप्तधारा, ये सभी यही है। इन सभी गर्म जलधारा मतलब जल कुंड में ब्रह्म कुंड जो है सर्वाधिक गर्म है। ब्रह्म कुंड क्या है? सर्वाधिक गर्म है। कितना है? 87 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। तो आप याद रखेंगे कि जल कुंड मतलब जो ये ब्रह्म कुंड जो है सबसे ज्यादा गर्म है। तो इनको आप याद रखेंगे। गर्म क्यों है? देखो, एक तो इसका लॉजिक है कि यहाँ पे मृत ज्वालामुखी रहा होगा। दूसरा, रेडियो एक्टिव मिनरल्स जो होंगे ना इसके नीचे हो सकते हैं, इस वजह से ही यह गर्म है। तो आप इन बातों का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे जलप्रपात, ठीक है। जलप्रपात देखेंगे। देखो, तो जलप्रपात जो है ना मूलतः जो है ना सीमांत पठारी क्षेत्रों में जैसे रोहतास, कैमूर, गया, नवादा साइड में ही हमारा जलप्रपात मिलेगा। जलप्रपात क्या होता है? वाटरफॉल आपने देखा होगा कि ऊंचाई वाले क्षेत्र से झर 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 करके जो नदियां मतलब जो पानी गिरती है उसको कहते हैं जलप्रपात। जलप्रपात होने के लिए तो ये जरूरी है ना कि कगाड़ी एरिया हो, ऊंचाई वाला एरिया हो, वहां से नीचे गिरता हो। यही बात है। तो ये सीमांत पठारी क्षेत्र में ही होता है। जो सीमांत पठारी जो हजारीबाग का पठार है ना भाई, तो उसके सीमांत एरिया से ही नीचे गिरती होगी। तो इसलिए रोहतास, कैमूर, गया, नवादा वगैरह में जलप्रपात हमें देखने को मिलता है। तो आप याद रखेंगे। देखो, सुखलदरी हो गया, ये रोहतास में है। यहाँ पे लगभग लगभग रोहतास में अधिकांश मिलेगा आपको। सुखलदरी कहाँ है? रोहतास में है। ये बिहार और बिहार और यूपी की सीमा पर है। एमपी आप काट देना, बहुत जगह एमपी मिलता है। मैंने इसीलिए लिख दिया ताकि आप कहीं भी एमपी मिले तो आप याद नहीं रखेंगे, ठीक है। एमपी नहीं है, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे। बिहार यूपी की सीमा पर है और किस नदी पे है? कन्हड़ नदी पे सुखलदरी जलप्रपात कन्हड़ नदी पे है। अब देखेंगे दुर्गावती जलप्रपात। भाई ये छान पापड़ में है और छान पापड़ रोहतास में है और यह सबसे ऊंचा जलप्रपात है और यह दुर्गावती नदी पे है। तो दुर्गावती जलप्रपात दुर्गावती नदी पे है, सबसे ऊंचा जलप्रपात यही है और छान पापड़ रोहतास में है। धुआं कुंड देखेंगे तो ये ताराचंडी में है। ताराचंडी कहाँ पड़ता है भाई? सासाराम में पड़ता है और सासाराम कहाँ है? रोहतास में। और ये काव और चौसा नदी के मतलब से ही ये धुआं कुंड निकलता है, ठीक है। उसके बाद है मंझर कुंड। देखो, इसकी ऊंचाई है 110 मीटर, लेकिन ये फिर भी दुर्गावती से नीचे है। यह कहाँ है? ये भी सासाराम रोहतास में है। कोई नदी नहीं है, बट प्रवाह अगर देखेंगे तो सोन नदी के प्रवाह से ही यह इसका उद्गम होता है। वैसे कोई भी डायरेक्ट इसके लिए कोई नदी नहीं है। ये फिर जरूरी क्यों है? क्योंकि देखो, यहाँ परंपरा है कि रक्षाबंधन, हजारों लोग यहाँ पे आके ना रक्षाबंधन मनाते हैं। तो इस वजह से अगर इसकी पारंपरिक जो है ना विशेष मतलब ये क्या क्या है जरूरी है, ठीक है। पारंपरिक तौर पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देवदारी देखेंगे तो देवदारी भाई रोहतास में ही है, कर्मनाशा नदी पे। तो ये भी आप याद रखेंगे। खुआड़ी दाह के नाम लिखेंगे, खुआड़ी दाह या खुआड़ी दाह कहीं भी मिलेगा तो आप याद रखेंगे ये भी रोहतास में है, अशाने नदी पे। खुआड़ी दाह अशाने नदी पे है। उखाड़िन कुंड देखेंगे भाई तो ये भी रोहतास में ही है। उखाड़िन कुंड रोहतास में है, गोपत नदी पे। और ऐसे ही राकीम कुंड देखेंगे भाई तो राकीम कुंड गाय घाट में है। गाय घाट रोहतास में, गाय घाट एक पटना में भी है, लेकिन वो वाला गाय घाट नहीं, ये दूसरा गाय घाट राकीम कुंड जहाँ है यह गाय घाट नदी पे है। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कर्मनाशा जलकुंड। देखो, कर्मनाशा जलकुंड जो है बक्सर में है। कर्मनाशा कहाँ है? बक्सर में है। सबसे पापी नदी, कर्म का नाश हो जाता है यहाँ पे, और कर्मनाशा नदी यही है, ठीक है। तो कर्मनाशा नदी पे कर्मनाशा जलकुंड है। उसके बाद देखोगे ना भाई तेलहड़ कुंड, ठीक है। तेलहड़ कुंड कहाँ है भाई? कैमूर में है। और कैमूर में भी कहाँ? तो भभुआ में। और यह किस नदी पे है? दुर्गावती नदी पे है तेलहड़ कुंड। उसके बाद देखोगे भाई करकट करकट जलप्रपात। तो करकट जलप्रपात जो है ना ये भी कैमूर में है और ये कर्मनाशा नदी पे ये भी है, ठीक है। ककोलत देखोगे तो ककोलत पहाड़ी कहाँ है भाई? नवादा में है ककोलत पहाड़ी। और इसी ककोलत इसका जो उद्गम है सप्त धाराओं से होता है। कोडरमा पठार से निकलने वाली जो 7 धाराएं हैं उसी से ककोलत जलप्रपात का उद्गम होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे जियार कुंड। देखो, जियार कुंड भाई भोजपुर में है। जियार कुंड कहाँ है? भोजपुर में। और ये किस नदी पे है? तो फुलवड़िया नदी पे है जियार कुंड। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देख लो झील। आप देखेंगे झील, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। झील देखो,
देखो, कहता है बिहार के मैदानी भाग में अनेक प्राकृतिक झील हैं, मुख्य रूप से गोखुर झील। गोखुर झील क्यों है, आपको मैंने पहले ही बता दिया नदियों में। कहता है झील नुमा जो जलमग्न क्षेत्र को बिहार में टाल, चौड़, मन या दियरा कहते हैं। टाल, चौड़, मन और दियरा कहते हैं। ठीक है। टाल तो जो मन है ना, ये जो मन है, मन और दियरा, ये तीनों एक ही चीज है। चौड़ थोड़ा अलग है। मन और दियरा ये सब जो है ना, ये तो हम कहते हैं भाई अधिकांश चौड़ और ये सब हम कहते हैं उत्तर बिहार में, और दक्षिणी बिहार में इसी मन को हम ताल कहते हैं। तो ये सब है एक ही। चौड़ क्यों अलग है भाई? देखो, चौड़ क्या होता है ना, दलदली भूमि होती है। जब देखोगे ना दूर दूर तक बहुत दलदली वगैरह भूमि जो रहती है, पहले से नदी गई, वहां पे पानी समाप्त हो गया, लेकिन आज भी दलदल वहां पे है, तो उसको हम कहेंगे भाई चौड़ है। ठीक है, स्थानीय भाषा में चौड़ कहते हैं। और मन, दियरा, टाल ये सब क्या है? तो ये सब कुछ नहीं है, ये जल का जमाव है, जैसे ऑक्सबो लेक टाइप का। जैसे देखते थे कि नदी पहले कहाँ से, जैसे मान लो नदी, एक मिनट रुको, जैसे दिखाता हूँ मन क्या है। जैसे देखो, नदी ऐसे से निकल रही थी, बाद में नदी में पानी बढ़ गई, तो नदी अपना सीधा रास्ता तय करने लग गई। तो ये इस वाले एरिया में जहाँ पे जल जम गया ना, इसी को मन, चौड़, टाल ये सब कहते हैं। मतलब चौड़ नहीं, मन, टाल, दियरा ये सब इसी को कहते हैं। अब देखोगे ना झील में, तो सबसे पहले हम देखेंगे कांवड़ झील। ठीक है। कांवड़ झील मझौल में है, और मझौल है बेगूसराय में। कांवड़ झील कहाँ है? मझौल में, और मझौल है बेगूसराय में। एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है, ऑक्सो लेक। एशिया का सबसे बड़ा ऑक्सो लेक यही है। तो आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। और गंडक नदी के विसर्पण की वजह से ये जो है ना बनी है। तो एशिया का सबसे बड़ा गोखुर लेक कहाँ? तो एशिया का भाई सबसे बड़ा गोखुर लेक कावड़ लेक है। ठीक है। कौन है? कावड़ लेक है। और यह गंगा गंडक नदी के विसर्पण से बनी है। तो कावड़ झील गंडक नदी के विसर्पण से बनी है। विसर्पण इन द सेंस मैंने आपको समझा ही दिया। विसर्पण का मतलब ये देख रहे हो, ये है विसर्पण नदियों का। ठीक है। तो इसी विसर्पण की वजह से बना है। बिहार का पहला रामसर साइट है, एवं भारत का 39वां है। 2020 में रामसर साइट का दर्जा इसको दिया गया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। 67.5 वर्ग किलोमीटर में फैला, मतलब इसका टोटल एरिया 67.5 वर्ग किलोमीटर है। और इस झील को 1984 में पश्चिम बिहार का भी दर्जा दिया गया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। और शोध कार्य हेतु बर्ड बैंडिंग स्टेशन भी यहाँ पे है। तो बर्ड बैंडिंग स्टेशन भी कावड़ जिले में है। और साइबेरियन पक्षी का ये बहुत ही बड़ा मतलब अट्रैक्शन है। तो नवंबर दिसंबर में ठंडे के टाइम में क्या होता है ना, साइबेरियन पक्षी यहाँ पे आते हैं। और इसमें एक प्रॉब्लम चल रही है कि इसका क्षेत्र लगातार कम हो रहा है। इसका मतलब है, वजह क्या है? एक तो है अवसादीकरण, अवसाद यानी गाद का जमना, और दूसरा है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन आपने देखा पढ़ा होगा कि जब एल्गी ब्लूम वगैरह बढ़ जाती है, यानी तो ये क्या होता है, ये जल के ऊपर आ जाता है और जल का स्तर डाउन होने लग जाता है। और धीरे 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 मतलब क्या होता है, मतलब एल्गी ब्लूम होने से क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन नीचे की ऑक्सीजन वगैरह समाप्त हो जाएगी। और ये यूट्रोफिकेशन और अपसादीकरण दोनों का दोनों इसका बहुत बड़ा रीजन है, इसके कम होने का। उसके बाद देखोगे ना भाई, गोगाविल झील। देखो, गोगाविल है, थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं। देखो है गोगाविल। गोगाविल गोगाविल कहाँ है भाई? मनिहारी में है। मनिहारी कहाँ है? कटिहार में। तो कटिहार के मनिहारी नामक जगह पे गोगाविल झील है। और बिहार का 15वां आरक्षित क्षेत्र, पहला कम्युनिटी रिजर्व जो कहेंगे ना, या वाइल्ड लाइफ कहेंगे, तो पहला अब कम्युनिटी यानी सामुदायिक अभ्यारण्य गोगाविल झील है। और प्रवासी पक्षी हेतु ये भी फेमस है। यहाँ पे भी साइबेरियन एवं कैस्पियन सागर से 300 से अधिक प्रजाति के जो पक्षी हैं, ये ठंडे के टाइम में यहाँ पे आते हैं। 5 वर्ग किलोमीटर में फैले इस झील को घोघा चाप झील भी कहते हैं। घोघा बिल या घोघा चाप या गोगा बिल, ये सब एक ही झील है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे सिमड़ी बख्तियारपुर झील, ये सहरसा में है। बख्तियारपुर एक पटना में भी है, लेकिन ये सिमड़ी बख्तियारपुर झील की बात हो रहा है, तो ये सहरसा में है। और घोड़े के नाल की आकृति का यह झील है। तो ये भी आप याद रखेंगे, सिमड़ी बख्तियारपुर झील कहाँ है भाई? सहरसा में। उसके बाद देखेंगे कुशेश्वर स्थान। भाई कुशेश्वर स्थान का नाम तो सब जानते होंगे, दरभंगा में है कुशेश्वर स्थान। और मछली पालन एवं व्यापार का केंद्र बिंदु है ये। और 1972 में इसको पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। तो ये भी आप याद रखें। ठीक है। जाड़े में यहाँ पे साइबेरियन के और पेलिकन डालमिटिया नामक पक्षी भी यहाँ पे आता है। कमला और करेह नदी के पानी से इसका विस्तार हुआ है। तो ये भी आप याद रखें। कौन कौन सी नदी? कमला और करेह नदी के
विस्थापन से इस नदी का हुआ है जुगाड़, ठीक है। उसके बाद उदयपुर झील जो देखेंगे भाई, उदयपुर झील जो है ना, ये पश्चिमी चंपारण में है, गंडक नदी द्वारा निर्मित हुई है। गंडक नदी द्वारा निर्मित है कौन? उदयपुर झील। और ये कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में, ठीक है। अनुपम झील देखेंगे तो यह कैमूर और रोहतास की सीमा पर है अनुपम झील, और कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य में यह झील स्थित है। कैमूर वन्य जीव जो अभ्यारण्य है कैमूर रोहतास के बॉर्डर पे, तो उसी में। और ऐसे सिर्फ कैमूर रोहतास दोनों दिया होता, कहाँ मारेंगे? रोहतास में मारेंगे कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। अनुपम झील इसी वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर में, तो याद रखिएगा। घोड़ा कटोरा झील देखो, घोड़ा कटोरा राजगीर में एक जगह है। राजगीर कहाँ है? नालंदा में। यहीं पे है घोड़ा कटोरा झील। उसके बाद है जगतपुर झील। देखो जगतपुर झील जो है ना, भागलपुर में है। संरक्षण क्यों कौन करते हैं इसका? तो स्थानीय लोग और गवर्नमेंट दोनों मिलकर इसका संरक्षण कर रही है। विदेशी पक्षी के लिए बहुत बड़ा प्रवास स्थल है ये। और लगभग 400 हेक्टेयर में फैला है झील। गर्मी में तो सिमट कर 550 हेक्टेयर में आ जाता है, और बरसात में तो समझ ही रहे हो 400 हेक्टेयर में फैल जाता है। उसके बाद देखेंगे मूषारामन झील या ब्रह्मपुरा मंझील। ये दो दो झील है, और ये दोनों मुजफ्फरपुर में। मूषारामन और ब्रह्मपुरा दोनों मुजफ्फरपुर में, तो आप याद रखेंगे। नागा झील और नगड़ी झील। देखो नागा नागी नगरी आपने जमुई में पढ़ा होगा, तो नागा झील और नगड़ी झील, नागा नगरी दोनों झील जमुई में है। तो एक नहीं है, दो है, नागा भी है नगड़ी भी है, दोनों जमुई में है। बड़ैला झील देखोगे तो वैशाली में है। बड़ैला झील भाई कहाँ है? वैशाली में। मुचलिंडा झील की बात है, नाम भी कैसा है यार, मुचलिंडा। मुचलिंडा झील का नाम है ना भाई, ये जो है ना बोध गया में है। मुचलिंडा झील कहाँ है भाई? ये बोध गया में है। और मत्स्यगंधा झील जो है ये सहरसा में है। मत्स्य झील कहाँ है? तो मत्स्यगंधा झील, मत्स्यगंधा। मत्स्यगंधा से रजनीगंधा याद मत करना, ठीक है। मत्स्यगंधा जो झील है, जैसे मत्स्य मतलब होता है मछली, और गंधा मतलब गंधा आ रहा हो, ठीक है। तो मत्स्यगंधा कहाँ है? सहरसा में है भाई। मोती झील अगर बात करोगे तो मोती झील भाई मोतिहारी में है, नाम ही है मोती झील। और मोती झील से आप याद रखेंगे मोतिहारी में। मोतिहारी है पूर्वी चंपारण में, इस चंपारण में, तो आप याद रखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आपको परिभाषा आप देख लो। देखो जैसे चौड़ क्या होता है, आप लोग देखो। चौड़ भूमि क्या है? वही स्थानीय भाषा में गीली या दलदली भूमि को चौड़ कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। मन क्या है? देखो नदी के मार्ग परिवर्तन से बनने वाले झील को मन कहते हैं। और दियारा भूमि क्या है? देखो दियारा शब्द दियास से निकला है, जिसका अर्थ होता है मिट्टी का दिया। और यानी नदी के किनारे कटोरे जैसी जो स्थिति है या भूमि आकृति हो जाती है, उसी को दियारा भूमि कहते हैं। यह गंगा, सरयू और ब्रह्मपुत्र नदियों के दोनों ओर का क्षेत्र है। गंगा नदी, सरयू नदी। सरयू नदी कौन है? गंगा नदी। और ब्रह्मपुत्र, इन तीनों के दोनों ओर का क्षेत्र जो है ना, दियारा कहलाता है। तो आप इन चीजों को याद रखेंगे, ठीक है। थोड़ा और इम्पोर्टेंट है इसमें, जैसे आपसे पूछ देगा, एक राघोपुर आर्द्र भूमि बड़ा न्यूज में था, तो आप इसको याद रखेंगे। राघोपुर जो आर्द्र भूमि है, यह वैशाली में है। याद रखिएगा भाई, राघोपुर आर्द्र भूमि कहाँ है? वैशाली में है। तो इसको आपको भूलना नहीं है। अब देखेंगे थोड़ा सा चौड़ एवं मन। चौड़ बता ही दिया, मन भी आपको पता है। तो देखो हड़िया चौड़ जो है ना, अकीलपुर में है। अकीलपुर सारण में, अकीलपुर। बिहार में कहेंगे ना अकील ना हो, जब अकल कहते हैं अकील, ठीक है। तो अकील ना हो, ये वाला चीज है। तो हड़िया चौड़ कहाँ है? अकीलपुर में। और अकीलपुर कहाँ है? सारण में। इसका मतलब है सारण वालों के पास बहुत ज्यादा अकल है, ठीक है। भरथुआ चौड़ कहाँ है? भरथुआ में। अब भरथुआ कहाँ है? मुजफ्फरपुर में है भरथुआ, आप लोग जानते भी होंगे। चैता चौड़ कहाँ है? चैता चौड़ जो है ना भाई, ये पिपड़ी पकड़ी में है। पिपड़ी पकड़ी कहाँ है? या पिपड़ा पकड़ी या पिपड़ी पकड़ी, दोनों वेस्ट चंपारण यानी पश्चिमी चंपारण में। मानसी चौड़ कहाँ है? तो ये फुलिया खाड़ में। देखो फुलिया खाड़ खगड़िया में है, तो आप इसको याद रखिएगा, मानसी चौड़ फुलिया खाड़ खाड़ में। भगवा चौड़ कहाँ है? तो यह बलुआ बाजार सहरसा में। देखो कम से कम जगह का नाम ना याद होना, जिला का नाम जरूर याद होना चाहिए। भगवा चौड़ सहरसा में। बोड़ा चौड़, बोड़ा चौड़ क्या है? खड़कता सहरसा में ही है। मुरादपुर चौड़ भी मुरादपुर सहरसा में ही है। देखो मुरादपुर सहरसा में ही है। पड़वा मुरली चौड़ कहाँ है? कुमार गेजे सहरसा, ये भी सहरसा में है। केसरिया चौड़ मोतिहारी में है। देख रहे हो मोतिहारी? मोतिहारी कहाँ है भाई? तो ये पूर्वी चंपारण में, याद रखिएगा। ब्रह्मपुरा मन कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर में ब्रह्मपुरा है। अब मुसरामन मन का है? मुसरामन ब्रह्मपुरा आपने भी पहले झील देखा, तो ये भी मुजफ्फरपुर में ही है। सरैया मन कहाँ है? तो बेतिया में। और बेतिया कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में, ठीक है।
पिपरा मन कहाँ है? तो पिपरा मन कहाँ है भाई? पिपरा में। ठीक है, ये भी चंपारण में ही है। मोती झील कहाँ है? तो मोतिहारी में। ये पूर्वी चंपारण में जगह है, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद टाल की बात करते हैं। देखो टाल क्षेत्र, टाल आपको बताया तो दक्षिण बिहार में टाल वगैरह, इसको टाल कहते हैं। जो मन होता है उत्तर बिहार में, उसको हम दक्षिण बिहार में टाल कहते हैं। तो है दोनों एक ही चीज। तो पूछेगा ना कि सर्वाधिक टाल क्षेत्र किस जिला में है? तो पटना के जो 10 ब्लॉक है ना, यह टाल क्षेत्र के अंदर में आते हैं। तो सर्वाधिक टाल जो है पटना में है। जो आपने पढ़ा होगा कि पटना से लेकर मोकामा तक का 25 किलोमीटर जो चौड़ी पट्टी के रूप में टाल विकसित हुआ है, ये यही है। सिंगरैया टाल, ये सब आप देखेंगे। ठीक है, तो पटना का 10 ब्लॉक जो है ये टाल क्षेत्र के अंदर में आता है। भागलपुर का 8 ब्लॉक टाल के अंदर में आता है। नालंदा का 5 ब्लॉक, मुंगेर का 4 ब्लॉक, लखीसराय का 3 और शेखपुरा का 2। तो आप इनको याद रखिएगा, लेकिन सर्वाधिक तो याद रखिएगा ही कि पटना सर्वाधिक का सर्वाधिक जो जगह है वो टाल के अंदर में आता है। यानी पटना का जो लगभग 10 प्रखंड ऐसा है जो टाल के अंदर में आता है। और टाल क्षेत्र जो है ना, दलहन उत्पादन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा दलहन होता है टाल क्षेत्र में, तो आप इन चीजों को भी याद रखेंगे। ठीक है, अब जलाशय की बात करते हैं। कुछ जलाशय ऐसे हैं जिनसे सवाल अभी तक तो जलाशय सवाल बना नहीं है, लेकिन हो सकता है बन जाए। तो बदुआ जलाशय कहाँ है भाई? बदुआ जलाशय भागलपुर में है। बदुआ जलाशय कहाँ है? तो भागलपुर में। जो आपने बदुआ नदी पढ़ा होगा, जो कहाँ पे मुहाना बनाता है नाथनगर, भागलपुर में। ठीक है, और निकलता कहाँ से है? आपको अभी भी थोड़ा देर पहले पढ़ा है। ये कहाँ से? चकाई हिल से निकलता है। और चकाई हिल कहाँ है? मुंगेर में है। और ये नाथनगर में अपना मुहाना बनाता है, इसीलिए बदुआ जलाशय कहाँ है? भागलपुर में। कब बना जलाशय? 1965 में सबसे पहले का जलाशय यही है, 1965 का। दुर्गावती, आपने ऊपर पढ़ा है दुर्गावती के झील के बारे में। तो दुर्गावती जलाशय कहाँ है? रोहतास में है, तो ये भी याद रखेंगे। चंदन जलाशय कहाँ है? तो भाई भागलपुर में 1972 में बना था चंदन जलाशय। इंद्रपुरी जलाशय कहाँ है? तो इंद्रपुरी जलाशय सोन नदी पर है, रोहतास में। ये भी आप याद रखेंगे। और बाणसागर जलाशय, देखो बाणसागर के बारे में पहले ही मैंने बताया कि यह बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का संयुक्त परियोजना है। तो ये जो जलाशय परियोजना है, ये भी सोन नदी पे है। बाणसागर जलाशय जो है सोन नदी पे। और ये आपको याद, बाणसागर जलाशय इसलिए होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये बिहार में नहीं है भाई। ये कहाँ है? ये शहडोल डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश का, वहाँ है। लेकिन यह बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो आपको याद रखना है कि सोन नदी जो है ना, सोन नदी पर है बाणसागर जलाशय। बाणसागर जलाशय जो है सोन नदी पे है। और शहडोल डिस्ट्रिक्ट जो मध्य प्रदेश का, यहीं पे है ये। और बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है बाणसागर जलाशय।